टू मार्गदर्शन बाय विके। आज मैं सीटेट के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो सॉल्यूशन के साथ, व्याख्या के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पाने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है। आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला, आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो इसकी व्याख्या मैं आपको देना चाहूँगी ये आंसर क्यों होगा। किसी भी शिक्षक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि कक्षा में वो ऐसा माहौल क्रिएट करे, ऐसा वातावरण क्रिएट करे जहाँ पर बच्चे आराम से इंडिपेंडेंटली किसी भी क्वेश्चंस को आराम से पूछ सके, पूछताछ कर सके, कोई भी उसकी क्वेरी होती है तो उसको पूछ सके। अर्थात एक शिक्षक की भूमिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वह बच्चे को संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। आपको बताना है कि कौन सी शिक्षा समृद्ध शिक्षा है जो कक्षा में समृद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो पहला हमारा पॉइंट है इसमें, पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने और विभिन्न प्रकार की बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट इसका उत्तर होगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार की बाल साहित्य खुली अलमारी में रखी हो जो किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिएगा, हो सकता हो वो क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो और आपसे छूट जाए। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसके ऑप्शन है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखती है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। कक्षा में क्या होता है, पाठ्यपुस्तकों की भूमिका अधिगम के संदर्भ में एक उपयुक्त संसाधन के रूप में मानी जाती है। जो प्राथमिक कक्षाओं की प्राइमरी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन के लिए एक मुख्य भूमिका निभाती है। प्राथमिक स्तर के बच्चों की पाठ्यपुस्तक में कहानी, रंगीन चित्र उन्हें रोचकता प्रदान करती है, उन्हें काफ़ी एक्साइटेड बनाती है और अट्रैक्ट करती है, जिससे क्या होता है कि अट्रैक्ट होकर वो जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवता, व्यवहारवाद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
इसका और एक ऑप्शन होगा रचनावाद। ठीक है, उसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, रचनावाद जो और एक ऑप्शन है इसका। तो इसमें से आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ डैश ने प्राप्त की। तो इसका उत्तर हो जाएगा रचनावाद। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नियमित हो। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, नियमित होना ही चाहिए, लेकिन इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। अनुशासन, हाँ अनुशासन इम्पॉर्टेंट है, पर यहाँ पर जो कहा जा रहा है बच्चों को प्रेरित समझा जाए, उसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा? वर्दी पहना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हो, तो प्रश्न पूछना काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसका व्याख्या मैं इसमें देना चाहूँगी। कक्षा के अंदर जब छात्रों द्वारा शिक्षकों से विविध विषयों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि छात्र नियमित रूप से अध्यापक से प्रश्न पूछता है तो इससे क्या होता है कि शिक्षक छात्रों को नियमित रूप से अधिगम की गुणात्मक को समृद्ध करने के लिए हेतु उन्हें प्रेरित कर पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है हमारा, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है अधिगम में सुधार करना है शिक्षक को, तो कौन सी प्रणाली सबसे उपयुक्त है? तो जो सबसे उपयुक्त हमें यहाँ पर लग रहा है वो ये है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए मदद करनी चाहिए। इसका व्याख्या हम इस तरह से कर सकते हैं, शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, जो बच्चों के अधिगम में सुधार करने में सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऐसा करने से बच्चों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। तो इसलिए ये पॉइंट होगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो अनुशासन के बारे में ये प्रश्न है हमारा, जिसके ऑप्शन है, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने चाहिए, रटन तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ये आपको पता ही है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रखने के लिए, बिल्कुल नहीं लग रही है, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए। हम डिसिप्लिन की बात जब करते हैं तो हम ये नहीं बोलते हैं बच्चों को कि एकदम शांत बैठे रहना है। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है, ये मीनिंग होता है डिसिप्लिन का, ये वातावरण जो टीचर क्रिएट करते हैं जिसमें बच्चों को क्या करते हैं हम विनियमित, यानी कि टीचर की निगरानी में हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग में क्या करते हैं, नियमित रूप से बच्चा सीखने में हेल्प मिले, उसे सीखने में मदद मिले। तो इसीलिए जिससे वो क्या करे, अपना मूल्यांकन कर सके और सेल्फ इवेल्युएशन कर सके और अपनी गलतियों से सीखने की लिए प्रेरित हो सके। तो इसीलिए ये डिसिप्लिन क्रिएट किया जाता है। तो हमारा सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों के द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा, है ना, जैसे हम भी जान सकते हैं। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जन्मजात विकार, अगर आपको जन्मजात कोई डिजीज़ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको हम अच्छी तरह से देखभाल करें और पौष्टिक आहार दें तो क्या वो खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है,
तो इसमें कहा फर्स्ट हमारा था पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। विकास के कुछ पहलू जो आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, जिसकी व्याख्या हम इस तरह से दे सकते हैं कि विकास के कुछ जो पहलू हैं, आनुवांशिकता और पर्यावरण, हम जानते हैं ये चीज़ को कि आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इक्वली दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता कहा गया है? बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, विकास गुणात्मक चरणों में महत्वपूर्ण होता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। पियाजे जो है एक स्विट्जरलैंड के रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। उनके द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव की बुद्धि की प्रकृति और उसके विकास से संबंधित सिद्धांत है, जिसमें पियाजे जी ने कहा है कि बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास के प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है। अर्थात बच्चे में क्या होता है, पर्यावरण, अपने पर्यावरण में वो क्रिया करते हैं और दुनिया के विषय में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तो विकास क्या है, गुणात्मक सिद्धांत है। उन्होंने कहा है विकास को गुणात्मक चरण के बारे में बताया है, गुणात्मक चरणों से विकास होता है, उन्होंने ये कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? अनुत्क्रमणिता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहंमन्यता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विचार में 4 अवस्थाओं को विभाजित किया था। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, अच्छा हम यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, पूर्व संज्ञानात्मक विचार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उसी के बारे में भी डिस्कस करते हैं। जिसमें पहली नहीं, ये दूसरा पॉइंट था उनका। 2 से 7 वर्ष का अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक विचार के बारे में उन्होंने बताया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बालक इस अवस्था में स्वकेंद्रित व स्वार्थी ना होकर दूसरों से क्या करता है, ज्ञान अर्जित करता है, ध्यान केंद्रित करता है। वो खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। धीरे धीरे वो क्या करता है, सिंबल्स को असिमुलेट करता है, अपने अंदर लेता है, उसको सीखता है और किसी भी कार्य के संबंध में तार्किक चिंतन करता है। तो ये सारी जो डेवलपमेंट है 2 से 7 वर्ष की अवस्था, जो कि दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक विचार में पियाजे जी ने ये कहा है। अपने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं में ये उन्होंने दूसरी अवस्था में कहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।